हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का सेकेंड पार्ट, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह से क्रोमोसोम जीन के लिए कैरियर का काम करता है और उसमें मेंडल का किस तरह का कंट्रीब्यूशन था, ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे इस तरह से बढ़ते हैं कि ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, आखिर ये आया कैसे, इसमें किनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इस चीज को समझिए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे पहली बात तो नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन किनके द्वारा, सर्टन एंड बोवेरी के द्वारा, प्लस जो मेंडेलियन प्रिंसिपल था, मेंडेलियन प्रिंसिपल, उसका इस्तेमाल करके क्या दिया गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये बात हम लोग को अच्छे से मालूम है। इसका मतलब कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो दिया गया उसमें किनका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है। एक तो नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन बाय सर्टन एंड बोवेरी एंड द सेकंड इज द मेंडेलियन प्रिंसिपल। चलिए आइए डिस्कस हम लोग ये करते हैं। अभी तक हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि क्रोमोसोम और जीन में काफी पैरेललिज्म है। तो एनसीईआरटी एक लाइन डिस्कस करता है, इस लाइन पर आप फोकस करिए। ये लाइन ये है कि सर्टन एंड बोवेरी आर्ग्यूड दैट पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम, भाई एक्चुअली में पेयर ऑफ क्रोमोसोम में अगर किसी भी तरह का सेग्रीगेशन या पेयरिंग होगा तो ये अल्टीमेटली किसके सेग्रीगेशन या पेयरिंग की तरफ जाएगा, तो जीन। क्योंकि जीन किसके ऊपर कैरी कर रहा है, क्रोमोसोम के ऊपर। मतलब क्रोमोसोम पर किसी भी तरह की घटना होगी तो उसका सीधा सीधा इन्फ्लुएंस हम लोग को कहाँ दिखेगा, जीन के ऊपर दिखेगा। उसके बाद एनसीईआरटी एक लाइन यहाँ लिखा है कि सर्टन यूनाइटेड। अच्छा एक चीज और, हम लोग को अगर कोई बोले कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में किसका इस्तेमाल हुआ, तो नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन बाय सर्टन एंड बोवेरी प्लस मेंडल प्रिंसिपल। लेकिन अगर कभी ऑप्शन में बोवेरी नहीं दिया हो तो सर्टन को ज्यादा प्रेफर करिएगा। मतलब अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय नंबर 1 सर्टन्स नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन प्लस मेंडेलियन प्रिंसिपल, दूसरा बोवेरीज नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन एंड मेंडेलियन प्रिंसिपल, थर्ड बोथ, फोर्थ नन, तब तो बोथ होगा। लेकिन अगर थर्ड में बोथ की जगह कोई और ऑप्शन होता तो हम लोग सर्टन को ज्यादा प्रेफर करते, क्योंकि एनसीईआरटी में सर्टन के लिए स्पेसिफिकली एक लाइन यूज किया गया। तो यहां थोड़ा कंसस रहिएगा, इस जगह पर इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेग्रीगेशन जो दिए वो मॉर्गन साहब ने दिया। किन्होंने दिया, मॉर्गन साहब ने दिया। इन्होंने क्या कहा, मॉर्गन साहब ने कहा, सबसे पहली बात तो मॉर्गन साहब ने काम किसके ऊपर किया, तो मॉर्गन साहब ने काम किया ड्रोसोफिला के ऊपर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये पहले हम लोग ड्रोसोफिला के विषय में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। वो ये कि जब ड्रोसोफिला की बात करते हैं तो ड्रोसोफिला में कंडीशन होता है 2n बराबर 8, हम लोग जानते हैं, जिसके कारण n बराबर क्या होगा 4, और हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं n बराबर 4। दिस इज व्हाट, दिस इज द जीनोमिक साइज। इसका मतलब इन केस ऑफ ड्रोसोफिला व्हाट इज द जीनोमिक साइज, दैट इज 4। दूसरी बात, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन केस ऑफ ड्रोसोफिला, उसमें भी 4 बोलना, हम लोग अलग से डिस्कस इसको करेंगे। तीसरी बात, ड्रोसोफिला के विषय में एक बात आपको अच्छे से याद रखना है, वो ये कि ड्रोसोफिला के केस में जो फीमेल का साइज होता है वो मेल के साइज से बड़ा होता है, फीमेल बड़ी होती है मेल से। उसके बाद ड्रोसोफिला के विषय में एक इंपॉर्टेंट बात, ये अपने पूरे साइकिल को, कंप्लीट साइकिल को, ये लाइफ साइकिल को 2 वीक में पूरा कर लेता है। 2 वीक में कंप्लीट अपने लाइफ साइकिल को पूरा कर लेता है। उसके बाद और इसमें सेक्स का डिमार्केशन बहुत आसानी से किया जा सकता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ड्रोसोफिला के केस में। तीसरी बात, इसको मिनिमल सिंथेटिक मीडियम में, लेबोरेटरी में हम लोग लैब में मिनिमम सिंथेटिक मीडियम में जो उसके ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है उसके साथ हम लोग ग्रो करा सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, चूंकि लाइफ साइकिल काफी ज्यादा है जिसके कारण काफी कम समय में हम लोग काफी सारे जनरेशन को क्रॉस कर चुके होंगे, और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो लाइफ स्पान इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यूटेशन। इसका मतलब ये कि जिसका लाइफ स्पान जितना कम होगा उसमें जनरेशन उतना फ्रिक्वेंटली आगे बढ़ेगा, और अगर जनरेशन उतना फ्रिक्वेंटली आगे बढ़ेगा तो म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन वगैरह की होने की संभावना क्या होगी, ज्यादा होगी।
इसका मतलब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की संभावना इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये 4-5-6 रीजन है जिसके कारण ड्रोसोफिला को पी प्लांट से बेहतर माना जाता है। ड्रोसोफिला इज कंसिडर्ड एज मोर बेटर देन पी प्लांट। अच्छा, एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, तो हम लाइन आपसे डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो याद रखिएगा, डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कई बार डीएनए की जगह न्यूक्लिक एसिड भी लिखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डीएनए और न्यूक्लिक एसिड इज द केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मेरे ख्याल से ये आपका जो ये जितना भी बेसिक सेक्शन है ये क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद इसमें एक चार्ट है एनसीईआरटी में, ये चार्ट को अगर आप देखें, ये चार्ट ए और बी गिवन चार्ट है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। थोड़ा और डिस्कशन करने के बाद ये चार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें कुछ सेक्शन में बहुत कंट्राडिक्शन और बहुत अच्छे से समझना है। खासकर चार्ट बी का जो थर्ड लाइन है वो, इसके लिए आपको इंडिपेंडेंट जीन पेयर समझना होगा, इसलिए हम एक अलग से इस पर वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो मेरे ख्याल से क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जो एनसीईआरटी के लेवल पर जो भी बात है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पर बात करेंगे। तब तक थैंक यू।